हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं सीटेट मॉक टेस्ट 2026 का, यानी 6 सितंबर वाला मॉक टेस्ट। और सब्जेक्ट रहेगा सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और एग्जैक्ट आपके एग्जाम के तरीके के बिल्कुल होने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके सीटेट में आने वाले हैं। तो देखते हैं किसकी कितनी तैयारी हो चुकी है। और अगर आज के ये सारे प्रश्न आप सॉल्व कर देते हैं, यानी पूरे नंबर लेके आते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो चुकी है और आपका एग्जाम भी पास होगा। तो देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं। बाकी मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन वाली क्लास ही रहेगी, कॉन्सेप्ट वाइज रहेगी। पहले आंसर आप लोग करेंगे मॉक टेस्ट में, क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बताएंगे। उसके बाद मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताऊंगा, सारे ट्रिक, सारे टैग वर्ड, कॉन्सेप्ट, हर एक शब्द का मीनिंग पूरा एक्सप्लेनेशन से चलेंगे, बढ़िया करके क्लास करेंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट से। जो लोग लाइव आ चुके हैं एक बार कमेंट करके बता दो कि वॉइस वगैरह ठीक ठाक आप तक पहुंच रही है, वीडियो वगैरह ठीक दिख रहा है आपको। जी गुड इवनिंग सभी को, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और नए बच्चे जितने भी हैं भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपकी डेली महा मैराथन क्लास आने वाली है। एक दो दिन में मैंने आपसे बोला था, परसों से आपकी मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसी टाइम होंगी, शाम 7 बजे से ही, है ना। हो सकता है कल से ही मैं स्टार्ट कर दूं, तो मैंने आपसे बता दिया था शाम 7 बजे डेली लाइव आएंगे आप लोग, क्योंकि अब लास्ट फाइनल वाली मैराथन आने वाली है। क्योंकि एग्जाम पास आ चुका है, तो फाइनल मैराथन अब स्टार्ट हो रही है शाम को 7 बजे से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो, तभी आपको क्लासेस मिल पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है मैं कमेंट बॉक्स में एक लिंक भी आपको दूंगा। शायद मैंने डाला है कमेंट में लिंक, एक मिनट आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, तो आपको क्या करना है, वो मैंने व्हाट्सअप का लिंक यहाँ पे डाला है, तो उस व्हाट्सअप को भी आप फॉलो कर लो। क्योंकि वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, सारे वीडियोस के, जितने वीडियोस हम बनाएंगे, मतलब क्लास करेंगे मैराथन, उसके सारे लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। और उसके साथ साथ जितनी पीडीएफ वगैरह रहेगी, जो या छोटे मोटे नोट्स रहेंगे क्लास के, वो नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा मैं व्हाट्सएप पे। तो मैं आपको कमेंट में एक लिंक दे रहा हूँ, किसका, व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है। देखो आ गया होगा नीचे, जहां आप कमेंट कर रहे हैं वहां ऐसे टीचर अकेडमी लिखा आ रहा होगा, वहां पे एक लिंक है व्हाट्सअप का। उस व्हाट्सअप पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसे टीचर अकेडमी का व्हाट्सअप खुलेगा, वो आप फॉलो कर लीजिए उसको, ठीक है। तो वहां पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैंने अभी अभी आपको बताई है, प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए फिलहाल आप क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास शुरू होती है यहाँ से। और आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, और प्रश्न है आपका, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। तो पहला ऑप्शन है, बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपका, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। और डी ऑप्शन है आपका, बच्चों के विकास की दिशा आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। चलिए लिखिए, आंसर लिखिए जल्दी जल्दी, फटाफट से सब लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे। जी, और वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी से, एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबाएंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया। देखो इसने बोला बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चे के बारे में क्या समझ रखते हैं। देखो समकालीन का मतलब होता है जो आज के समय पे चल रहे हों। जैसे अब क्या चल रहा है, एनईपी चल रहा है आपका, एनसीएफ भी लागू है आपका, है ना, आरटीई चल रहा है आपका, या समावेशी शिक्षा चल रही है। कुल मिला के बात समावेशी शिक्षा की है। इस समय पे जो समकालीन सिद्धांत है वो यही चल रहे हैं। रचनावाद यानी कि करके सीखना है, बच्चा एक्टिव रहेगा, बाल केंद्रीय शिक्षा होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। तो क्या आज के समय पे मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि बच्चे कोरी पट्टी हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोरी पट्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का है। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, आज के समय पे क्या चलता है, रचनावाद चलता है, यानी ज्ञान की रचना बच्चा करेगा, यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने वाला सिद्धांत चलता है आज के समय में। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। यस, बच्चे एक्टिव होकर के काम को सीखते हैं, ना कि इनएक्टिव होके, है ना। और बच्चे खुद से ही कोशिश करेंगे, खुद से ही अपना दिमाग लगाएंगे, खुद काम को करेंगे, तब जाके वो बेहतर सीखते हैं। आपको क्या करना है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है बस। टीचर का काम है कि ऐसा माहौल बनाओ जिसमें बच्चे को मौके मिले काम को करने के। तो बस इतना काम है, बाकी करेगा बच्चा खुद से ही। बच्चे के विकास की व्यवस्थित योजना है जो जन्म के समय ही एकदम फिक्स हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारी चीजें जन्मजात नहीं है। वातावरण में भी डेवलपमेंट होगा। जन्मजात तो जितनी आनुवंशिकता से वो लेके आ गया, गुण वो लेके आ गया, लेकिन अब जो विकास होगा वो तो आपका वातावरण में होगा। फिर इसमें कहा इसने कि बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित है, ये भी सेम बात बोल रहा है।
कि आपके जन्म जाति होगी सारी चीजें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आनुवंशिकता के साथ साथ वातावरण भी जरूरी है। तो पहला सॉरी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाता है। ठीक है जी, समझ गए बात को। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन है विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। और सी ऑप्शन है विकास कम समय में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। डी ऑप्शन है विकास समग्र और व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। बताइए, कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। सब लोग लिखेंगे अपना अपना आंसर जी। बहुत बढ़िया। अभी आपकी मैंने बताया ना आपको, अभी और मैराथन क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं, तो सारे सब्जेक्ट रहेंगे उसमें। ठीक है। मैं आपको कल बता दूंगा, या तो शेड्यूल बता दूंगा किस दिन कौन सी क्लास होनी है कौन से सब्जेक्ट की, उसके हिसाब से आप फिर देख लेना। बाकी होगी सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी मैं आपको कराऊंगा। पीवाईक्यूज रहेंगे, सारी मैराथन उसमें कराऊंगा। तो वह मैं आपको बताऊंगा, है ना। होगी शाम को 7 बजे ही, डेली लाइव आपको 7 बजे ही आना है। अगर कोई और टाइम एक्स्ट्रा, मतलब 7 बजे के अलावा भी अगर दिन में 2 क्लास या 3 क्लास होने लगी, तो वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। चलिए, इसने बोला विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो विकास केवल पर्यावरण से हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। केवल आनुवंशिकता से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। केवल आनुवंशिकता से, केवल वातावरण से, एक चीज से नहीं हो सकता, दोनों से मिलकर ही विकास होता है। इसलिए अगर यहाँ पे हम देखें विकास कम समय में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि पहली चीज तो ये है कि विकास अस्थायी नहीं होता बल्कि स्थायी होता है। जो एक बार हो गया वो लॉन्ग टर्म चलेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे की लंबाई बढ़ गई तो वो वापस से कम हो जाएगी, है ना। या बच्चा भाषा सीख गया तो वापस से भाषा को भूल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो लगातार निरंतर स्थायी रहती है। तो विकास जो है वो समग्र रूप से होता है और व्यवस्थित रूप से। व्यवस्थित का मतलब है सिस्टमेटिक होता है, चरण के हिसाब से चलेगा और अपने समय पे होगा। निरंतर मतलब लगातार चलेगा पूरे जीवन भर, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक विकास कंटिन्यूअस होता है, कभी भी रुकता नहीं है। स्पीड कम ज्यादा हो सकती है लेकिन चलेगा लगातार। तो आंसर जो सही है आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता खालिस्तान की एक प्रमुख उपलब्धि है। कौन सी अवस्था में आता है। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट में अपना आंसर बताएंगे। हाँ जी, लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए अपना अपना आंसर सब लोग। चलिए जल्दी बताइए फटाफट से। देखिए, इसने बोला क्या है, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता खालिस्तान की एक प्रमुख उपलब्धि है। तो प्रतीक वाला जो ऑप्शन है वो कौन सी अवस्था में आता है। प्रतीक से हमने एक एक चीज पढ़ी है जिसको हम कहते थे प्रतीकात्मक खेल। क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक खेल। और प्रतीकात्मक खेल कौन सी अवस्था में आते हैं, सेकंड स्टेज में आते हैं जीन प्याजे की। तो आप सबको पता है जीन प्याजे की सेकंड स्टेज कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट में मुझे बताओ कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसकी एज क्या होती है, यानी कौन सी, कितने साल से कितने साल तक का बच्चा इस स्टेज के अंदर रहेगा। ये आप कमेंट करके बताएंगे किस किस को याद है। जल्दी बताइए फटाफट से। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही जाता है आपका। तब तक हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है। पहला ऑप्शन है समायोजन, दूसरा अनुबंधन, तीसरा है अंतर्विषयकता और डी ऑप्शन है आपका स्कीमा। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखेंगे सब लोग। और हमारे 500 लाइक में लास्ट एक लाइक बचा है, बताओ कौन करेगा 500 वाला लाइक। जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे सब अच्छे बच्चों की तरह। जल्दी से ईमानदारी से लाइक करेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लास आने वाली हैं। दो से 7 साल आप लोगों ने बताया है, सेकंड अवस्था का बिल्कुल सही बताया है। 2 से 7 साल का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। इसने पूछा क्या है, प्याजे के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें बच्चा अपने तरीके को बदल रहा है। यानी जब उसने एक चीज को पकड़ा और दूसरी चीज को पकड़ने की कोशिश की तो तरीका बदलना पड़ा। और आप सबको पता है जब बात बदलाव की हो जाए तो कौन सा आंसर राइट होता है, समायोजन। यानी कि जब आपका पूर्व ज्ञान काम नहीं आता, हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक समायोजन पढ़ी थी और एक समावेशन, है ना। दो ही चीजें होती हैं, अनुकूलन के अंदर आती है जीन प्याजे के सिद्धांत के अंदर।
समावेशन का मतलब होता है कि पिछले ज्ञान का इस्तेमाल करके नए ज्ञान को सीख रहे हैं आप, कोई चेंज नहीं करना, पूर्व ज्ञान इस्तेमाल करेंगे, नया ज्ञान सीख लेंगे। साइकिल चलानी आपको आती थी, अब आप बाइक चलाना सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पिछला ज्ञान काम नहीं आता, पिछले ज्ञान को बदलना पड़ जाता है नए ज्ञान को सीखने के लिए, है ना। जैसे आपको हिंदी आती है लेकिन आप चाइना चले गए चाइनीज सीखने, तो आपकी हिंदी किसी काम नहीं आ रही, तो अब हिंदी को छोड़ करके आप नई भाषा को नए तरीके से सीख रहे हैं, तो वो समायोजन हो जाता है जब आपको बदलाव करना पड़े। तो यहाँ जो आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। बाकी ऑप्शन अगर आपको जानने हैं तो अनुबंधन का होता है बाह्य अभिप्रेरणा देके कोई काम करवाना, यानी लालच के द्वारा काम करवाना, इसलिए निगेटिव होता है। अंतर्विषयकता का मतलब होता है दो सब्जेक्ट आपस में क्या संबंध रखते हैं। तीसरा स्कीमा का मतलब होता है मानसिक विचार, यानी आपके दिमाग में कोई भी ख्याल आता है, बच्चे के दिमाग में कोई विचार आता है, उसको स्कीमा कहते हैं। तो यहाँ जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई आपको? यस लिख दो कमेंट में अगर समझ में आ गई है तो। अगला प्रश्न है आपका, लॉरेंस कॉल्बर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? पहला ऑप्शन है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, दूसरा है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, और डी ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। चलिए फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। जी तुरंत बताइए अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। 646वां लाइक मैंने किया है कैप्टन, चलो जी बहुत बढ़िया किया, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। चलिए जल्दी जल्दी से लिखेंगे सब लोग अपना अपना आंसर, फास्ट करेंगे आज क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चंस कम समय में करेंगे, तभी मॉक टेस्ट का मज़ा है ना। मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है कि आप सही समय पे आंसर दे दें, और बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट है, एकदम प्यारा मॉक टेस्ट है, यही क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं आपके सीटेट में। तो इसने क्या बोला आपसे कि कॉल्बर्ग के सिद्धांत में व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि कौन से चरण में आएगी? अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल चरण कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं कॉल्बर्ग के सिद्धांत में, जिसमें दूसरा जो चरण होता है उसकी विशेषता है व्यक्तिगत जरूरत, और दूसरे चरण का नाम होता है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। ये दूसरा चरण है, ठीक है। पहला वाला जो चरण होता है वो होता है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, जिसमें बच्चा सजा से बचने के लिए काम को करेगा, या फिर माता पिता ने या टीचर ने आज्ञा दी है इसलिए काम करेगा। दूसरे चरण में बच्चा अपनी जरूरतों को पूरी करनी चाहता है, या लालच में या कुछ बदले में लाभ मिल जाए कि भैया मैं ये काम कर दूंगा मुझे चॉकलेट खिला दो, तो बच्चे को चॉकलेट खिलाओ वो काम कर देगा, तो ये दूसरा चरण होता है आपका विनिमय उद्देश्य। सजा और आज्ञा पालन पहला होता है, ये अभी अभी बताया आपको। सार्वभौमिक ये छठा चरण होता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की तीसरा चरण होता है। चौथा चरण होता है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, और पांचवा चरण होता है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठीक है। बाकी इसकी थ्योरी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, अभी दोबारा रिवीजन भी करवाऊंगा, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होता है। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें, पहला ऑप्शन है नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, या फिर इनाम देने चाहिए, या पाठ प्रदान करना चाहिए, या फिर सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट में लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए तुरंत लिखिए फटाफट से। बढ़िया, और एक बार लाइक और कर दो जिसने नहीं किया अभी, कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो। इसने बोला लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या करना होगा। अगर आप लर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, यानी इसने बोला सुसाधित, सुसाधित का मतलब होता है आगे बढ़ाना, है ना, किसी भी चीज को प्रमोट करना। तो नकारात्मक प्रतिपुष्टि तो आपकी खराब ही है, क्योंकि आपको नकारात्मक अगर देनी भी है प्रतिपुष्टि तो साथ में पॉजिटिव फीडबैक यानी सकारात्मक प्रतिपुष्टि भी देनी चाहिए। यानी बच्चे को दोनों चीजें बताओ कि आपने जो काम किया है या जो भी आप सीखे हैं उसमें पॉजिटिव चीज ये थी और इसमें ये कमी रह गई थी, पहले पॉजिटिव वाली बात बतानी चाहिए। ये आपको बीएड में सिखाया गया होगा, हमें भी सिखाया गया था बीएड में, कि जब भी आप किसी को फीडबैक देते हैं तो पहले अच्छी चीजें बताएं। मैं भी अक्सर ऐसा क्लास में करता था, जैसे हम बीएड कर रहे थे जिस समय पे, तो हम जैसे हमारे ही क्लासमेट जो होता था वो प्रेजेंटेशन देगा और फिर मैम बोलती थी कि चलो इनका क्या दो फीडबैक दो, तो हम उसकी गलतियां गिनवाने लग जाते थे कि इसकी ना बॉडी लैंग्वेज खराब थी, इसने उस शब्द का मतलब गलत बता दिया। लेकिन फिर हमें टीचर ने बताया कि पहले पॉजिटिव फीडबैक दिया जाए,
पहले आप उसको अच्छी चीज़ें बताओ कि आपकी जो भाषा है वो अच्छी थी, आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाई थी, आपने टॉपिक अच्छे से कवर किया, लेकिन इसमें ये कमी रह गई, लास्ट में नकारात्मक फीडबैक देंगे। तो फिलहाल ये तरीका गलत है। और इनाम देना गलत होता है क्योंकि ये बाह्य अभिप्रेरणा है। इनाम देना, सजा देना, पुनर्बलन देना, लालच देना, ये सारे बाह्य अभिप्रेरणा होते हैं, इसलिए निगेटिव माने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी पुनर्बलन आया, ये भी निगेटिव होता है। तो आप क्या करेंगे, पाड़ प्रदान करेंगे। और पाड़ का मतलब होता है बच्चे की मदद करना। क्या होता है, बच्चे की मदद करना, है ना। और इसी कॉन्सेप्ट को वाइगोत्स्की ने पाड़ कहा है। और इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग, तो इंग्लिश वाला जरूर याद रखना, स्कैफोल्डिंग कहते हैं इसको, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच, पहला ऑप्शन है, बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सहनिर्मित की जाती है। दूसरा ऑप्शन है, सोच का बच्चों के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, सोच तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन होता है। और डी ऑप्शन है, सोच का भाषा के विकास में कोई संबंध नहीं है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे। और एक और चीज मैं आपको बताने वाला था कि अब मैं कुछ और भी नए क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं, जो इस साल आएंगे, जो पहले कभी नहीं आए, यानी प्रीवियस पेपर नहीं होंगे, वो प्रीवियस पेपर जैसे होंगे, क्योंकि टॉपिक सेम रहेंगे। अब वाइगोत्स्की है तो वाइगोत्स्की का ही प्रश्न रहेगा, अगर समीपस्थ विकास का प्रश्न है तो समीपस्थ विकास के टॉपिक पे ही आधारित रहेगा, या अगर बाल केंद्रीय शिक्षा से आ रहा है या एनईपी से, तो टॉपिक तो सेम रहेंगे, क्योंकि सीटेट के अंदर के ही हम टॉपिक भी बात करेंगे। लेकिन प्रश्न आपके बहुत यूनिक होने वाले हैं, और थोड़े से हार्ड प्रश्न भी लेके आऊंगा मैं अभी आगे चल के, ताकि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये भी पता चले कि हार्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ना। तो कल से हम ये तरीका स्टार्ट करेंगे। और मैं भी 7 बजे तो हम डेली लाइव कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी 2-3 क्लास और करना मैं स्टार्ट करूंगा कल परसों से, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो हम ज़्यादा क्लासेस करेंगे, मल्टीपल। ठीक है, तो रेडी हैं आप उसके लिए? एक बार कमेंट में बताओ, अपना पिंक वाला हैंड वेव करो, ज़रा पता चल जाएगा कितने लोग रेडी हैं अब न्यू क्लासेस के लिए। और अब मल्टीपल मैं आपको ट्रिक्स की वीडियोस भी डालूंगा, जैसे क्लासेस होती हैं लाइव, ये तो होंगी ही, है ना। उसके अलावा मुझे ये बताओ कि मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी ट्रिक्स की वीडियो और बनाई जाए, है ना, जिससे आप जो ऐसे सिद्धांत होते हैं या जो आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि अभिसारी और अपसारी चिंतन में क्या अंतर होता है, जैसे कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं, स्कीम्स और स्कीमा में क्या अंतर होता है, संरक्षण का क्या मीनिंग होता है, आत्मसातकरण और समायोजन में क्या अंतर होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा को कैसे पहचाना जाए, तो इन चीज़ों को क्या करूंगा मैं, 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, ज़्यादा लंबी नहीं, आपका समय बचेगा उसमें। तो 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की वीडियोस बनाएंगे, और उसमें आपके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हार्ड लगते हैं, अलग से मिलते भी नहीं है किताबों में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप रेडी हैं तो मुझे एक बार बताएं कि हाँ ये वाली डालनी चाहिए या नहीं। इसके लिए अलग से बताओ मुझे, इसके लिए यस लिख दो एक बार कमेंट में, कमेंट में एक बार यस लिख दो अगर ये वाला तरीका आप चाहते हैं कि छोटी छोटी वीडियोज़ में बनाऊँ ट्रिक वाली। चलिए, बाकी आपका पहला वाला तो यस आ चुका है। चलो, क्वेश्चन का आंसर भी दो, जो स्क्रीन पे आंसर क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर भी देंगे आप। हाँ, तो यहाँ पर सभी के यस भी आए हैं, वेरी नाइस। इसका मतलब आप लोग पढ़ने के लिए एकदम मोटिवेट हैं, और यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि आप मेहनत करें इस समय पे, क्योंकि अब मेहनत का समय है। चलिए, तो फिर ये काम हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आपकी डेली क्लासेस आएंगी, लेकिन उसमें एक चीज़ दिक्कत आ सकती है, जो कि मैंने अभी अभी बताई आपसे। क्या दिक्कत आ सकती है कि नोटिफिकेशन जो होती है ना, वो अलाउड सिर्फ 3 ही होती हैं दिन की यूट्यूब की तरफ से। तो अगर मैं 3 से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए डालूंगा, जैसे 6 वीडियो, 7-8 वीडियो अगर दिन की डालूंगा, तो ये हो सकता है कि आपके पास सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ना जाए। तो आपको डेली चैनल पे आके सर्च करना पड़ेगा, और चैनल पे आके ही खुद से ही वीडियो देखनी पड़ेगी। चैनल पे अपलोड हो जाएंगी वीडियो, पर आपके पास सीधे जैसे नोटिफिकेशन आता है ना ऊपर से, वैसे नहीं आएगा। तो आपको यूट्यूब पे आके वीडियो देखनी पड़ेगी, यानी चैनल को सर्च करेंगे ऐसे टीचर अकेडमी, चैनल पे जाएंगे और तब आप उसको वीडियो को देखेंगे। मैं डाल दूंगा वीडियो सारी ट्रिक्स की, लेकिन आके खुद देखनी पड़ेगी आपको, ये आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है ना। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि जो मैंने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है अभी कमेंट में, वो आप फुल कर उसको आप फॉलो कर लो। वहाँ पे आपके चाहे 10 वीडियो भी डालूंगा, 10 के 10 लिंक आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो नीचे यहाँ कमेंट में, जो कमेंट में ऐसे टीचर अकेडमी लिखा हुआ है, उसमें एक लिंक है व्हाट्सअप का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा टीचर अकेडमी का व्हाट्सअप खुलेगा, उसको फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं आपको चाहे 20 वीडियो के लिंक भी भेजूंगा, तो वो सब चले जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं वापस से। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच, सोच का मतलब होता है चिंतन, है ना, जो बच्चे का संज्ञान होता है। चिंतन कह लो, संज्ञान कह लो, बच्चे का दिमाग कह लो। तो ये संज्ञान जो होता है, ये
बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सहनिर्मित होता है। ये बात पहला ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की का मेन पर्पज ही ये है कि हम जो है बच्चे को और बड़े व्यक्ति को या जो भी बच्चे क्लास में हैं वो सब मिल के सीखें। सहभागिता से काम करना ही इनके सिद्धांत का असली मकसद है कि बच्चे मिलजुल के काम करें परस्पर अंतःक्रिया से। फिर कह रहे हैं सोच का बच्चों के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं है। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि क्या सोच का मतलब यह है कि दिमाग यानी चिंतन, तो चिंतन क्या बच्चों में नहीं होता क्या? तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना, बच्चों में भी तो रहेगा। तो इसने कहा कि कोई मतलब ही नहीं रहा बच्चों से। फिर ये कह रहे हैं कि तब घटित होगा जब उत्तेजना और प्रक्रिया का अनुबंधन होगा। मैंने आपसे बताया था ये अनुबंधन वर्ड हमेशा निगेटिव रहेगा। वजह है कि ये व्यवहारवाद से रिलेटेड है, यहाँ बाह्य अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ती है। भाषा के विकास में कोई संबंध नहीं है दिमाग का, ये भी गलत है, क्योंकि आपकी सोच और भाषा आपस में संबंध रखती है। तो आंसर जो जाएगा आपका पहला ऑप्शन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ गए बात या नहीं समझे? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है खाली स्थान दिया है, कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रगतिशील, दूसरा है शिक्षक केंद्रित, तीसरा व्यवहारवादी और डी ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे। चलिए सब लोग लिखिए अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। और हमारे 1000 लाइक में लास्ट लाइक बचा है, बताओ कौन करेगा? कौन है वो लक्की पर्सन जो 1000 वाला लाइक दबाएगा? जल्दी कमेंट को नीचे करके दबा दो। अभी 3-4 हजार लोग लाइव आ रहे हैं और इतने कम लाइक, मतलब आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं ना। इतनी बढ़िया क्लासेस है फिर भी लाइक नहीं करोगे तो ये फिर आप गलत कर रहे हो। तो जल्दी से लाइक करो। इसने बोला कौन सी कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे और जो भी काम होगा वो बच्चों की जरूरतों के हिसाब से होगा। तो बाल केंद्रित कक्षा है, सिंपल सी समझ में आ रही है हमें। और यहाँ पे अगर बाल केंद्रित कक्षा ऑप्शन नहीं है तो प्रगतिशील कक्षा को ही बाल केंद्रित कक्षा कहते हैं हम। ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। शिक्षक केंद्रित में बच्चों के हिसाब से नहीं होता। शिक्षक केंद्रित कक्षाएं अब होती भी नहीं है, पहले हुआ करती थी पुराने जमाने में, जो जहाँ पे गुरु होते थे ना और वो बच्चों को जो भी बात बोल देंगे तो बच्चे को उसका पालन करना कंपलसरी हो जाता था, यानी गुरु को वहाँ पे भगवान माना जाता था। आज के समय पे ऐसा नहीं है। आज के समय पे सारी चीज़ें बच्चे के हिसाब से होती है, बच्चे की उम्र के हिसाब से, बच्चे की इच्छा के हिसाब से। अगर बच्चे की उस सब्जेक्ट में रुचि नहीं है तो आप बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, रुचि हो या ना हो, जो टीचर ने बोल दिया है, गुरु ने बोल दिया है, वो बच्चे को करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ अब खत्म हो गई है ना। अब पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में, पहला ऑप्शन है सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है, दूसरा ऑप्शन है एक निश्चित आईक्यू होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है, सी ऑप्शन है अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, और डी ऑप्शन है 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर। ऐप में कब होगा सीडीपी? ऐप में सीडीपी होगा 26 तारीख को। ठीक है, ऐप में जो होगा सीडीपी की जो मैराथन होगी वो आपकी 26 तारीख को होगी। ठीक है, 26 अगस्त चल रहा है ना ये, और टाइम रहेगा शाम के 3 बजे से 3 PM। ये ऐप वालों का है जिन्होंने बैच लिया है, गारंटी बैच 5.0 में जो क्लास होगी महामैराथन, वो आपकी 26 तारीख को होगी। ठीक है, और कल आपका लास्ट डे है एडमिशन का। तो अगर कोई भी नया स्टूडेंट है तो कल में एडमिशन ले लेना अपना बैच में, क्योंकि कल शाम को एडमिशन बंद हो जाएंगे, पर फिर नहीं मिलेगा, फिर अगले साल मिलेगा आपको एडमिशन। देखिए, इसने बोला बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार। अब बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया किसने है? मुझे मनोवैज्ञानिक का नाम बता दो जल्दी से कमेंट में, जल्दी बताओ मनोवैज्ञानिक का नाम किसने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। लेकिन अब मैं आगे बढ़ता हूं और बहुबुद्धि के सिद्धांत में क्या बात इन्होंने बोली है वो बताता हूं। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत में इन्होंने बोला कि हर व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, यानी हर बच्चे के दिमाग में बुद्धि एक प्रकार की नहीं है, बुद्धि में बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे कि भाषाई बुद्धि अलग है, गणितीय बुद्धि अलग है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि अलग है, स्थानिक बुद्धि अलग है ना, संगीतीय बुद्धि अलग है। तो बहुत सारी बुद्धि हैं। तो आप एक नहीं बता सकते उसको कि आप सामान्य क्षमताओं का एक समूह रहेगा, ये बात गलत है, क्योंकि सामान्य नहीं होती, वो सारी क्षमताएं अपने आप में स्पेशल है, यानी विशेष क्षमताएं हैं। एक निश्चित आईक्यू होती है, गलत। आपकी जो बुद्धि है
वो निश्चित नहीं है। आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं। जितना ज्ञान प्राप्त करोगे, जितनी ट्रेनिंग करोगे, जितना प्रशिक्षण करोगे, आपका दिमाग उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बचपन में काफ़ी कम बुद्धि थी उनकी, यानी उनको चीज़ें समझ नहीं आती थी, पढ़ाई में कमज़ोर थे, और बड़े होने के बाद वो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं और बहुत बड़ी जॉब पे चले गए, बड़े बड़े काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली, शिक्षा ली और उनकी बुद्धि बढ़ गई। तो बुद्धि कभी भी फिक्स नहीं होती। अगर आपसे कोई कहे कि ये आदमी तो बुद्धू है, जिंदगी भर बुद्धू ही रहेगा, ये बात गलत है। वो जिंदगी भर बुद्धू तब रहेगा जब उसको शिक्षा ना मिले, या उसको जो है मौके ना मिल रहे हों। अगर उसको प्रशिक्षण मिलेगा, अच्छा मौका मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, तो बुद्धि बढ़ जाती है। समझ गए? अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं, ये आंसर आपका राइट जाएगा। और 5 प्रकार की नहीं होती हैं, 9 प्रकार की होती हैं। अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से मानेंगे तो 8 प्रकार की होती है बुद्धि, ठीक है। लेकिन अगर बीएड की बाल विकास की किताब से मानेंगे आप, है ना, मनोविज्ञान की किताब से मानेंगे तो 9 प्रकार की होती है। तो दोनों याद रख लो आप, मनोविज्ञान के हिसाब से 9 प्रकार की होती है बुद्धि। किसने बताया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। आई थिंक नाम आ गया होगा अब तक आपके कमेंट बॉक्स में, है ना, हार्वर्ड गार्डनर ने, बिल्कुल। तो हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत दिया था। अच्छा, इसकी एक ट्रिक और है सिंपल सी। जब भी आपका इस तरह का प्रश्न आए तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बहुबुद्धि है, यानी कि जो वो ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन को दर्शाए तो वो टैग वर्ड माने जाएंगे इसके। जैसे कि विभिन्न, वैविध्य, विविध, विभिन्नता, है ना, जितने भी इस तरह के वर्ड आएंगे, समूह, समुच्चय, संगठन, ये सारे वर्ड क्या कहलाएंगे? इसके पॉजिटिव टैग वर्ड। लेकिन पहले ऑप्शन में समूह आने के बाद भी ये गलत इसलिए हुआ है क्योंकि इसने सामान्य क्षमताएं बोल दिया था, जबकि होती क्या है? विशेष क्षमताएं होती हैं, सामान्य नहीं होती। जितनी भी बुद्धि हैं वो सब अपने आप में स्पेशल हैं। तो आंसर जो जाएगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वे स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक कौन है? नोम चॉम्स्की, जीन प्याजे, जेरोम ब्रूनर या फिर लेव वाइगोत्स्की? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। चलो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर लिखेंगे फटाफट से। और 1500 लाइक में लास्ट एक लाइक बचा है, बताओ कौन करेगा 1500 वाला लाइक? जल्दी कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबाएंगे। सर कभी मेरा नाम भी ले लिया करो। क्या नाम है आपका? फोरंटा मीना। मीना जी क्या? चलिए कोई बात नहीं, बताएंगे, आंसर बताएंगे। देखो, इसने बोला बालक एवं बालिकाओं की जो निजी भाषा है, यहीं से हमें बात समझ में आ गई है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्न निजी भाषा का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है, बात खत्म हो जाती है। जो बच्चे अपने आप से बातें करते हैं अकेले में, उसको हम निजी भाषा कहते हैं। और वो किस लिए होती है? क्योंकि वो अपने दिमाग में जो विचार आते हैं उसको सही दिशा दे रहे हैं, उन विचारों को कंट्रोल करने के लिए वो बोल देते हैं अपने मुंह से, चाहे कोई सुन रहा हो चाहे ना सुन रहा हो। इसको हम निजी वाक्य कहते हैं वाइगोत्स्की के शब्दों में। अगर यही सेम कॉन्सेप्ट में जीन प्याजे के हिसाब से पूछा जाए तो जीन प्याजे इसी कॉन्सेप्ट को आत्म केंद्रित वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आत्म केंद्रित वाक्य कहते हैं। कौन? जीन प्याजे, ठीक है। लेकिन यहां बात जो है निजी भाषा की पूछी गई थी, इसलिए आंसर आपका डी ऑप्शन राइट गया है। आगे आइए, अगला प्रश्न है आपका कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है? पहला ऑप्शन है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। दूसरा ऑप्शन है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं का ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। और डी ऑप्शन है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप। बहुत अच्छे, जल्दी से लिखते रहेंगे अपना अपना आंसर, बढ़िया कर रहे हो। देखो, इसने बोला बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना है, तो कम करने के लिए कौन सा तरीका सही रहेगा? अगर आप अलग अलग बिठाएंगे बच्चों को तो फिर तो जेंडर रूढ़िवादिता कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। तो आपको सभी बच्चों को एक साथ बिठाना है, सभी जेंडर के बच्चों को। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना है आपको। भूमिकाओं पर ध्यान नहीं देना आपको, जेंडर भूमिकाओं को कम करना है ना। जेंडर विशिष्ट भूमिका का मतलब तो ये हो गया कि लड़कों के लिए ये भूमिका है, लड़कियों के लिए ये वाला काम है, तो फिर तो और ज्यादा बढ़ जाएगी भूमिका, ये गलत है। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, यानी खेल के लिए अगर आप ग्रुप बना रहे हैं तो लड़कियों का अलग खेल है, लड़कों का अलग खेल है, तो ये भी तो भूमिका को बढ़ा देगा, यानी जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ा देगा, तो ये भी गलत है। आपको मिक्स बनाना है ना, लड़के लड़कियां सब एक साथ खेलें।
फिर है आपका जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना, ये आंसर आपका राइट जाएगा, क्योंकि अगर आप रूढ़िवादिता पर चर्चा करेंगे बच्चों के साथ तो बच्चों के दिमाग में अगर कोई भी ऐसी रूढ़िवादिता वाली बात होगी तो आप उसको ठीक कर सकते हैं चर्चा के दौरान। चर्चा करने से आपको पता चलेगा कि बच्चे क्या सोचते हैं। तो डिस्कशन करना आपका सबसे बढ़िया तरीका होता है अगर आप रूढ़िवादिता को कम करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक को, पहला ऑप्शन है बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करवानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज व खारिज करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन के तरीके में बेहद अनम्य होना चाहिए। और डी ऑप्शन है एक समान व मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। बताओ कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। सर मुझे ऐप में एडमिशन लेना है, प्लीज़ बताइए ना कितना पे करना पड़ेगा, 4K तक दे सकता हूँ प्लीज़। चंदन सिंह, आप सीधे ऐप में जाके ही एडमिशन ले लो, और इस समय काफ़ी प्राइस कम है तो आपको 4,000 देने नहीं पड़ेंगे। इस समय बैच पे बहुत बड़ा ऑफर है, लेकिन वो सिर्फ कल तक के लिए है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जाके तुरंत ऐप में जाके ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कल के बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेंगे। कल लास्ट डेट है एडमिशन की, कल क्लोज हो जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त बनाना है और प्रभावशाली बनाना है, यानी हर बच्चे के लिए फायदेमंद रहे, हर बच्चा अपनी क्षमता के हिसाब से मैक्सिमम चीजें सीख सके। तो बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध प्रकार की गतिविधियां करवाएंगे, यही आंसर आपका राइट है। इसमें दो फायदे हो रहे हैं, नंबर एक तो बच्चा एक्टिव है, बच्चा काम में लगा हुआ है। नंबर दो, आप विभिन्न प्रकार के कार्य करवा रहे हैं जिसकी वजह से सभी बच्चों का फायदा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे भी विभिन्न प्रकार के ही हैं। क्लास में समावेशी शिक्षा चलती है तो आपके विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, इसलिए आपको विविध गतिविधियां करवानी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने व्यक्तिगत विभिन्नता को नजरअंदाज कर दिया तो फिर आप अच्छी टीचिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का पूरा ध्यान रख के पढ़ाना पड़ेगा कि मेरी क्लास में किस किस प्रकार के बच्चे मौजूद हैं। अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो दो चार बच्चे तो सीख जाएंगे, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मूल्यांकन को बेहद अनम्य बना देंगे, गलत हो जाएगा। अनम्य का मतलब होता है जिसमें कोई चेंज ना करा जा सके, बिल्कुल सख्त, यानी पहले से ही फिक्स है कि यही आंसर, यही क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों से, तो बिल्कुल सख्त नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन भी लचीला होना चाहिए, यानी आप उसमें भी चेंजेस कर सकें। एक समान और मानकीकृत पाठ्यचर्या, ये भी गलत होता है, क्योंकि आपकी क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं तो पाठ्यचर्या भी विभिन्न प्रकार की हिलानी पड़ेगी, एक समान से काम नहीं चलेगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाता है। क्लियर है, बात समझ गए? अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कथन ए, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए, और कारण है बच्चे रटकर स्मरण करने के द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो ए और आर के हिसाब से बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। वेरी नाइस, जल्दी से लिखते रहेंगे अपना अपना आंसर सब लोग। देखिए, इसने बोला है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। पहली चीज तो ये है कि स्मरण पर आधारित है, तो इसलिए भी गलत हो गया ये, कि आप याद करके ही बता सकते हैं उत्तर, अपनी तरफ से नहीं बता सकते, तो ये तरीका गलत होता है। आपको कभी भी मूल्यांकन करना है तो किताब से रटवा कर मत करवाओ, बल्कि बच्चे के अंदर कितनी नॉलेज है, बच्चा क्या विचार प्रस्तुत करना चाहता है, ये जानने की कोशिश करो। दूसरी चीज, आप केवल और केवल लिखित परीक्षाओं से मूल्यांकन करेंगे तो सभी बच्चों का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। जो नॉर्मल बच्चे हैं जो लिख सकते हैं वो तो मूल्यांकन दे देंगे, दृष्टिबाधित कैसे देगा आपको मूल्यांकन? अगर डिस्ग्राफिया वाला बच्चा है तो वो लिखित परीक्षा कैसे देगा? तो केवल लिखित परीक्षा इकलौता माध्यम नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि रट के अगर बच्चा सीखेगा तो सबसे अच्छा सीखेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं, आंसर जाएगा डी ऑप्शन आपका। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न क्या है? कथन ए है आपका समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को ना देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। और तर्क है समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। तो इन दोनों के हिसाब से बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। और हमारे 300, सॉरी,
2000 लाइक होने वाले हैं, यानी कि 2000 लाइक होने वाले हैं, 1 लाइक बचा है। तो जल्दी से कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे सब लोग। अब की बार क्लियर करवा दो प्लीज़ मीना, बिल्कुल 100% क्लियर करवाएंगे, बस आप रेगुलर क्लास करने स्टार्ट कीजिए। सर जी मैं अंतःवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक में कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये दोनों एक ही हैं। जो आपने सवाल पूछा है वो एक ही है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका अंतःवैयक्तिक है ना, ये डॉट लगे होते हैं बीच में, ठीक है, और एक होता है अंतरावैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक। तो ये दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, अपनी भावनाओं को समझना। इसके अपोजिट जो दूसरा होता है उसके ऊपर रा आता है, यानी कि यहाँ, समझ में आया? ये जो रा है ये ऊपर वाला, ये आपका अलग हो जाता है, ठीक है। ये होता है दूसरों की बुद्धि के लिए, यानी दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए। ये दोनों एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बस इसने विसर्ग हटा के और रा लगा दिया, हालांकि ये स्पेलिंग गलत है, मैं जानता हूँ, अगर हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो ये गलत है, लेकिन फिलहाल हिंदी नहीं पढ़ रहे तो इसको याद रख लेना। सीटेट वाला इसको ही माने फिर रहा है कई साल से, मैं क्या करूँ इसमें। हालांकि ये विसर्ग हटाने से ये वाला डंडा नहीं लगता है, लेकिन अब इसने मान रखा है तो मानने दो इसको। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इंग्लिश वाला देखा करो ऑप्शन आप इसमें खासकर, क्योंकि इसमें जो है इन वाले ऑप्शन में इंट्रा आएगा आपका, क्या आएगा, इंट्रा। और इस वाले में क्या आएगा, इसमें आएगा इंटर, ई आर आएगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाला ध्यान में रखना तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। अब आते हैं प्रश्न पे। समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की कोई भी भिन्नता हो, है ना, चाहे वो मानसिक भिन्नता है, सामाजिक भिन्नता है, भाषाई भिन्नता है, सबको जानते हुए भी, सबको छोड़ करके हम सभी बच्चों को समावेशन कर लेते हैं, यानी सभी बच्चों का एडमिशन कर लेते हैं, सभी बच्चों का समायोजन कर लेंगे। तो ये आंसर आपका सही है, पहला ऑप्शन सही है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरी बात, समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सारे बच्चे आते हैं, ये बात भी सही है। तो दोनों ऑप्शन एकदम बढ़िया है और व्याख्या सही जाएगी, क्योंकि दोनों ही टॉपिक, दोनों ही ऑप्शन समावेशन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, ए और आर दोनों ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। पहला ऑप्शन है सीखने में अवरोधक के रूप में, दूसरा है विविधता को नजरअंदाज करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए, और डी ऑप्शन है एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर। मॉडल पेपर की आंसर की कब दीजिएगा? मॉडल पेपर की आधों की आंसर की बन चुकी है ऑलरेडी, बनी तो सबकी है, बट आंसर की आपको मिल जाएगी 5 जो मॉडल पेपर हैं उसकी आंसर की कल को मिल जाएगी, और जो बाकी के 5 मॉडल पेपर रहेंगे उसकी आंसर की परसों मिल जाएगी आपको, ठीक है। परसों तक आपको सारी आंसर की मिल जाएगी जी। चलो जल्दी बताओ अपना अपना आंसर। सर मैंने 2000वां लाइक किया है, मोहम्मद सरताज, चलिए भाई थैंक यू वेरी मच। इसने बोला प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। तो आपकी क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, तो क्या ये अच्छी बात है बुरी बात है? तो अच्छी बात है, समावेशी शिक्षा का पालन कर रहे हैं आप। तो क्या इससे सीखने में अवरोध आएगा, यानी रुकावट आएगी? नहीं आएगी। विविधता को नज़रअंदाज करेंगे आप, बिल्कुल गलत, नज़रअंदाज नहीं करना बल्कि उसको स्वीकार करना है। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या लाएंगे आप, तो मानकीकृत पाठ्यचर्या तो अपने आप में निगेटिव टैग वर्ड है, इससे विविधता बढ़ेगी और ज़्यादा। एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले, ये आंसर आपका सही जाएगा। यानी अगर आपकी क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करो, वो एक गुण है, विविधता का गुण है वो, उससे सभी बच्चे एक दूसरे में सीखने को मिलता है, बच्चों को भी एक दूसरे के बारे में सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा डी ऑप्शन जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है, यह किसके लक्षण हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है लेखन वैकल्य, दूसरा है गुणज वैकल्य, तीसरा स्वलीनता, और चौथा ऑप्शन है पठन वैकल्य। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर। हाँ मॉडल पेपर 5 ही डले हैं अभी तक, अभी 5 मॉडल पेपर डले हैं, 5 आपको कल शाम तक मिल जाएंगे, ठीक है।
बिल्कुल, चलिए बताइए, अपना अपना आंसर बताइए। ये तो मॉडल पेपर आपको फिर भी जल्दी मिल गए हैं, वरना मैंने 25 तारीख बोला था आपको, आपको पहला मॉडल पेपर ही 25 तारीख को मिलता। मैंने आपसे पिछले महीने नहीं बोला था, जितने पुराने बच्चे हैं उनको याद होगा। पिछले महीने मैंने आपसे बोला था कि आपको 25 अगस्त से मॉडल पेपर मिलेंगे, लेकिन आप लोग ने जल्दी की थी तो इसलिए मैंने थोड़े दिन जल्दी ही डाल दिए वो, वरना तो मिलने आपको 25 को ही थे। ये तो चलो आपका फ़ायदा ही हो गया। देखिए, इसने बोला है कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में दिक्कत आ रही है। बच्चा ऑटिज्म है, साफ सुथरा दिख रहा है। क्योंकि ऑटिज्म बच्चे को क्या दिक्कत आती है, सामाजिकता में, यानी कि उसको बातचीत में भी दिक्कत आएगी, उसको आई कांटेक्ट करने में दिक्कत आएगी, और वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता, अकेले रहना पसंद करता है। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेगा, है ना, व्यवहारिक गतिविधि को बार बार दोहराता है, और उसको सख्त दिनचर्या चाहिए, यानी उसको अपने टाइम टेबल में, रूटीन में कोई चेंजेस नहीं चाहिए। तो ये ऑटिज्म के गुण होते हैं, ठीक है। लेखन वेखन लिए पता ही है आपको, लिखने में दिक्कत होगी, गणित में दिक्कत होगी, पढ़ने में दिक्कत होगी। तो ये जो लक्षण यहाँ पे दिखा है आपको, ये स्वलीनता यानी ऑटिज्म का है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। पहला ऑप्शन है कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार का दृश्य प्रस्तुतिकरण देना। तीसरा ऑप्शन है बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो। और फोर्थ ऑप्शन है कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। तो इनमें से जो पॉजिटिव लगेंगे उनके हिसाब से आप आंसर देंगे। चलिए बताइए जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। हाँ लिखो, जल्दी लिखो, अपना अपना आंसर लिखते जाओ। मॉडल पेपर लेना है सर, गिरधारी जी आप सीधे ऐप पे जाके ले लो, ठीक है। मैं अभी आपको बता दूंगा अगर लास्ट में आप कहेंगे, लेकिन सीधे ऐप पे जाके ही आपको लेना पड़ेगा। कल लास्ट डेट है मॉडल पेपर की भी, और ऐप की जो बैच है आपका, गारंटी बैच जो है आपका 5.0। आप लोगों में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक गारंटी बैच नहीं लिया? कौन कौन है जिन्होंने नहीं लिया, ज़रा एक बार कमेंट में अपना हैंड वेव करो। देखो, इसने बोला निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित बच्चे की जरूरत को पूरा करेंगे। ऐसा बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता है। तो जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को आप हटाएंगे, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपकी क्लास में बाधाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा, अगर वो चल के जाएगा तो किसी मेज में, किसी कुर्सी में लड़के गिर सकता है ना। तो आप क्लास को एकदम साफ सुथरा रखेंगे। दूसरी बात, विभिन्न प्रकार का दृश्य प्रस्तुतिकरण देंगे, ये इसके किसी काम नहीं आएगा क्योंकि वो देख नहीं पाता, इसलिए उसको विजुअल यानी देखने वाली चीजें नहीं देंगे आप। बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देंगे जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो। अब चित्रण भी तो क्या हो गया, देखने वाली चीज हो गई, तो देखने वाली चीज उसके काम नहीं आएगी, ये भी गलत। कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। अभिलिखित कहते हैं हम ऑडियो को, किसको कहते हैं, जिसमें से आवाज आती है, देखो इधर लिखा होगा, प्रोवाइड रिकॉर्डेड मटेरियल्स। तो रिकॉर्डेड मटेरियल्स वो सुन सकता है, सुन के काम आ जाएंगे, है ना। तो आंसर जाएगा पहला और चौथा, यानी कि सी ऑप्शन। अच्छा, कितने लोग थे आप लोगों ने बताया अभी अभी? अच्छा, आप लोगों ने नहीं ले पाए बैच, गारंटी बैच जिसमें आपको 100% गारंटी दी जाती है पास कराने की, और लास्ट टाइम में 10-15 दिन में अगर सीटेट पास करना है तो वो लास्ट तरीका है आपका। क्योंकि उसमें हम जो काम करवा रहे हैं आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से वही पॉइंट सिखा रहे हैं जो एग्जाम में मिलता है। ज़्यादा सिलेबस नहीं पढ़ना, निचोड़ के इस माध्यम से पढ़ रहे हैं, और उसमें मॉडल पेपर भी दे रहे हैं, यानी कि आपका वही मॉडल पेपर आपका एग्जाम में आता है। पिछले साल भी वही आ गया था, 145 क्वेश्चन फंस गए थे। तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, कल लास्ट डेट है। अगर आपने कल एडमिशन नहीं लिया तो फिर आप उसमें एडमिशन दोबारा नहीं ले पाएंगे, फिर अगले साल मिलेगा आपको। अच्छा, लेना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं सी टेट गारंटी बैच 5.0 में? एक बार कमेंट में रेड वाला दिल भेजो, कितने लोग हैं जो अभी गारंटी बैच में एडमिशन लेने वाले हैं। रचनात्मकता की एक विशिष्ट पहचान क्या है? अब सारी सोच यानी कि कई अलग अलग विचारों और उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। दूसरा ऑप्शन है अभिसारी सोच, एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। तीसरा ऑप्शन है निष्क्रिय नकल की क्षमता, और डी ऑप्शन है गद्यांशों को रटने का कौशल। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर सब लोग, फटाफट से अपना अपना आंसर बताएंगे। सर संस्कृत का रिकॉर्डिंग नहीं है ऐप में। बिल्कुल है भाई, कैसी बात कर रहे हो, मैंने खुद देखा है। संस्कृत की सारी क्लासेस हैं आपकी, देख लो आप ऐप में। प्राइस कितना है, प्राइस मैं अभी बता दूंगा आपको क्लास के लास्ट में।
जो ऑफर वाली सीट थी वो आपकी पहले ही ख़त्म हो गई थी कल ही। जो कल हमने प्राइस कम किया था थोड़ा सा, कल नहीं किया था, परसों किया था 3 दिन के लिए, लेकिन वो सीट आपकी कल ही ख़त्म हो गई है जो ऑफ़र वाली सीट थी। तो अभी जो प्राइस है वो मिड है, मतलब लोअर वाला नहीं रहा है, थोड़ा सा बढ़ गया है। तो आप लोग अगर लास्ट ऑप्शन देखना चाहते हैं, यानी आप कल कल का दिन और बचा है, अगर आप कहेंगे तो आपको थोड़ा सा ऑफ़र वापस से मिल सकता है अगर ज़्यादा स्टूडेंट हुए तो वो मैं अभी थोड़ी देर बाद देखूंगा कितने स्टूडेंट है, उसके हिसाब से बताऊंगा आपको। लेकिन आप लोग दिमाग में सोच लो कि एडमिशन लेना भी है या नहीं लेना आपको। इसने बोला रचनात्मकता की पहचान विशेषता क्या है। देखो रचनात्मकता जो होती है ना, वो होती है विभिन्न प्रकार से सोचना और नया सोचना। दो सबसे बड़ी विशेषताएं हैं रचनात्मकता की। नंबर एक तो आप विभिन्न प्रकार से सोचें, यानी बच्चा एक ही काम को विभिन्न तरीके से कर सकता है ना, तो विभिन्न प्रकार से सोचना। और नंबर दो नया सोचना भाई, नया यानी कि मौलिक, जिसको मौलिक विचार कहते हैं आप। तो ये दो विशेषता खासकर आनी चाहिए उस बच्चे के अंदर। तो यही है, कई अलग अलग विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता जो है वो रचनात्मकता कहलाएगी। पहला ऑप्शन सही है। अभी सारी सोच क्या होती है कि एक ही तरीके पर अटक जाती है, ये गलत है। निष्क्रिय होना तो वैसे भी निगेटिव टैग वर्ड है, रटना भी निगेटिव टैग वर्ड है। तो आंसर जो जाएगा आपका पहला ऑप्शन जाएगा यहाँ पर। समझ में आई बात? बोलो यस और नो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की आपस में तुलना करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए। और डी ऑप्शन है स्व आकलन के अवसर देने चाहिए। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर जी। रचनात्मकता और सृजनात्मकता में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है सतीश जी, एक ही होता है, अलग अलग नाम है बस। रचनात्मकता, सृजनात्मकता, समालोचनात्मक चिंतन एक ही होता है, सबका एक ही मतलब है। चलो लिखते जाओ अपना अपना आंसर फटाफट से। और वीडियो को लाइक तो करो जरा, कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे सब लोग फटाफट से। सर मॉडल पेपर कैसे मिलेगा? मॉडल पेपर भी ऐप में ही मिलेगा आपको, ऐसे टीचर एकेडमी नाम से हमारा ऐप है, वहां से मिलेगा आपको। यस सर लेना है, गारंटी बैच लेना है। ठीक है अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसने बोला यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा काम नहीं करना। निगेटिव वाला कथन पूछ रहा है भाई, देखो है ना। तो परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, ये तो अच्छी बात है। हम चाहते ही हैं कि बच्चा एक्टिविटी करे, यानी प्रोसेस के माध्यम से चीज़ों को सीखे, तो ये तो अच्छी बात है। विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना, ये गलत बात है। इसने गलत ही पूछा है आपसे कि कौन सा निगेटिव है, तो निगेटिव यही है कि बच्चों की आपस में तुलना मत करो, ठीक है। विद्यार्थियों की उनके पूर्व निष्पादन से तुलना करेंगे तो ये चल जाएगा। इसका मतलब होता है कि बच्चे को पिछले महीने कितना आता था अब कितना आ चुका है, तो इससे तो हमें फायदा ही मिलेगा, हमें पता चलेगा कि बच्चा कितना प्रगति कर रहा है। और स्वयं आकलन यानी बच्चा खुद का आकलन खुद ही कर सके, यानी बच्चा अपना एनालिसिस भी करे कि मुझे कितनी चीज़ पिछले महीने आती थी, कितनी मैं सीख रहा हूँ, ये भी ठीक ठीक है आपका। तो यहाँ निगेटिव ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सीखना क्या है? पहला ऑप्शन है एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है। और डी ऑप्शन है केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनरूपण की प्रक्रिया है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट में लिखेंगे। हाँ जी बताएंगे फटाफट से अपना अपना आंसर। तो मुझे ये बताओ आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सीटेट गारंटी बैच 5.0 में, यानी लास्ट अटेम्प्ट वाला जो होता है ना, ये हमारा जो है 12-15 दिन का स्ट्रेटजी था जिसके अंदर आप सीटेट को लास्ट एक बारी में 100% गारंटी से पास कर सकते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा अभी स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन ये लास्ट मौका है आपके पास। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जो इतने कम दिन में सीटेट आपको पास करा सके। तो अगर आप लोगों में से चाहते हैं अभी उसमें कोई एडमिशन लेना, तो एक दिन आपके पास है कल कल का। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना मैं आपको एक बार ऑफर दे सकता हूँ। वैसे उसका प्राइस जो है वो आप सबको पता है, 6,000 रुपये प्राइस था इस बैच का, क्योंकि ये 100% गारंटी बैच था। लेकिन हमने इसका प्राइस जो है थोड़ा सा कम किया था। कितना कम किया था वो आप लोगों को पता है कितना किया था? 1499 किया था। और ये सीट खत्म हो चुकी है आपकी 1499 वाली। अभी जो इसका प्राइस है वो
₹2499 इस समय पे अवेलेबल है आपका। कितना हो चुका है? 2499। लेकिन अगर आप लोगों में से ज़्यादा लोग इस समय पे एडमिशन लेने वाले हुए तो मैं इसका प्राइस वापस से कम कर सकता हूँ एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो मुझे बता दो कि कितने लोग हैं जो 100% पास होना चाह रहे हैं। एक बार कमेंट में हैंड वेव कर दो अपना पिंक वाला, मैं देखता हूँ कितने लोग हैं। अगर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने हिसाब से। सर हमने तो पहले ले लिया है। हाँ, सभी ने ले लिया है, मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट ले ही चुके हैं, मैक्सिमम लोग ले चुके हैं आपका एडमिशन। लेकिन अभी देख लेते हैं अगर कुछ बचे हैं, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी आए थे ना अभी चैनल पे। जैसे कि हमने बताया था आपको, बहुत सारे नए बच्चे आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब किया है। तो एक बार पिंक वाला हैंड वेव करेंगे, और अगर ज़्यादा स्टूडेंट हुए तो आपको ऑफर मिलेगा, वरना तो नहीं मिलेगा। बाकी इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय तो आपका हमेशा ही गलत रहेगा। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है सीखना, बिल्कुल होता है, ये बात भी सही है आपकी, होता ही है। व्यक्तिगत कारक कौन से होते हैं बताओ? जो आपकी मूल प्रवृत्ति होती है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे मेरी बुद्धिलब्धि कैसी है, मुझे किन कामों में मज़ा आता है, कौन सी चीज़ कौन से सब्जेक्ट में, ये आपके व्यक्तिगत कारक है, तो इससे जाहिर है प्रभावित होगा। सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता। केवल जानकारी का प्रत्याहार यानी कि दोहराना। तो क्या लर्निंग का मतलब यही है कि केवल आप जानकारी को दोहराते रहें? नहीं, सीखने का मतलब है नया विचार, नई चीज़, कुछ मौलिकता, कुछ नया काम सीखना, है ना। तो आंसर जो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन जाएगा। हाँ, तो कितने लोग हैं आप? अच्छा, काफ़ी सारे लोग हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो ऑफ़र मिलेगा वो थोड़ी देर के लिए ही मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ अगर ऑफ़र कितना दे सकते हैं इस समय पे। लेकिन आपको रेडी रहना है। 8 बजे से 2-3 घंटे का ये ऑफ़र दूंगा मैं आपको, इससे ज़्यादा का नहीं देंगे। तो आप कितनी जल्दी एडमिशन ले पाते हैं ये आपके हाथ में रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ तरीका कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक काम तो ये करना है। देखिए, ये जो बैच है आपका, अगर मैं बात करूँ तो इस बैच का जो प्राइस था वो मैंने आपको बता दिया। पहली चीज़ तो इसमें यह है कि इसमें आपको पास कराने की 100% गारंटी मिलती है, यानी आप इसमें फेल नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर। इस बैच में पढ़ के 1,21,000 स्टूडेंट पास हुए थे पिछले वाले सीटेट में फरवरी में। तो एक भी बच्चा इस बैच में फेल नहीं होता। कारण है इसका कंटेंट और इसकी स्ट्रेटजी कि हम आपको वही एग्जाम पेपर छाप के देते हैं जो आपके पेपर में फंसता है। 145 क्वेश्चन फंसेंगे, ये बात की गारंटी है। और मैं आपको मॉडल क्वेश्चंस पेपर कंप्लीटली दे दूंगा। उसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट की जो मैराथन क्लासेस होंगी वो निचोड़ वाली होंगी, यानी कि वन लाइनर वही लाइन बताऊंगा जो 4 ऑप्शन में से सही वाला ऑप्शन होगा। तो इसलिए इसमें कोई भी बच्चा फेल नहीं होता कभी भी। तो अगर आप इस पे ऑफर का बात करें तो इसमें आपके 6,000 रुपये का ऑफर, 6,000 रुपये इसका बेसिक प्राइस है। पहले इसका बेसिक प्राइस 9,000 था, उसके बाद विद ऑफर ये 6,000 का आपको मिलता था। लास्ट मैंने आपको क्या बताया अभी अभी, कितना ऑफर इस पे मिला था? हमने किया था इसका 1499 अभी परसों, ठीक है। तो 1499 वाली सीटें अभी ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन इस समय पे मैं आपको थोड़ी देर के लिए जो ऑफ़र दे रहा हूँ, इसमें एडमिशन की लिमिट तो कल तक है, कल तक आप एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन अगर आप आज रात में यानी 12 बजे से पहले पहले अभी एडमिशन लेते हैं क्लास को देखने के तुरंत बाद, तो ये इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। और वो मिल सकता है आपको इतना डिस्काउंट कि आपको मज़ा आ जाएगा, केवल कुछ घंटों के लिए, ठीक है। केवल अभी के लिए, जस्ट अगर अभी आप एडमिशन लेते हैं तुरंत के तुरंत, तो आपको पेपर 1 जो है वो मिल जाएगा केवल 1,001 रुपये में, और पेपर 2 भी आपको मिलेगा 1,001 रुपये में। और अगर आप दोनों पेपर एक साथ लेते हैं तो आपको दोनों पेपर 1,501 रुपये में मिल जाएंगे। और इतना बड़ा ऑफर मिलना आपकी किस्मत की बात है, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा ऑफर कभी नहीं मिला। और ये लास्ट स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से आप सीटेट को 100% पास कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप इतने कम समय में सीटेट पास कर पाएं। अब इसमें कैसे आप एडमिशन लेंगे, ये ध्यान रख लेना कि आपके पास लिमिटेशन है। अगर आप तुरंत एडमिशन लेते हैं तो ही मिल पाएगा, वरना बाद में नहीं मिल पाएगा। एडमिशन लेने का तरीका ये है सिंपल सा, कि आपको पहले ऐप डाउनलोड करना है एससी टीचर अकेडमी का। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐप। ये ऐप है आपका एसए टीचर अकेडमी। ये फोटो लगा है हमारा, है ना। ये प्ले स्टोर पे मिलेगा ऐप, प्ले स्टोर है आपके फ़ोन में, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल बटन पे दबा के जैसे ये डाउनलोड होगा, फिर इसमें आपको साइन अप पे जाके अपना व्हाट्सअप नंबर डालना है। व्हाट्सअप नंबर डालेंगे, आपके व्हाट्सअप पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल देना, आपका ऐप चालू हो जाएगा। ऐप चालू होने के बाद पहला पेज खुलेगा इस तरह से। तो ये फर्स्ट पेज आप देख रहे हैं इस तरह से खुलेगा। यहाँ बहुत सारे बॉक्सेस बने हैं ये अलग अलग एग्जाम के हैं। तो आपको
5.0 वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। एक बॉक्स है सीटेट 5.0, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे बैच खुल के आ जाएंगे, पेपर 1, पेपर 2, कॉम्बो एसएसटी, कॉम्बो साइंस, जो भी आपको लेना है उस पर आप क्लिक करेंगे, अगला पेज खुल के आएगा। नीचे लिखा होगा बाय नाउ, तो बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे सिंपली, है ना। यहाँ आपको 1499, अभी आपको थोड़ी देर के लिए 1001 रुपया दिखाई देगा। यहाँ भी आपको 6000 दिख रहा है, लेकिन जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास खत्म होने के बाद 1001 रुपया मैं कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, तो वो आप जा करके वहां से परचेज कर लेना तुरंत के तुरंत, हैंड टू हैंड। तो फिर जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आएगी ब्लू कलर की पट्टी, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आप क्या है, लास्ट पेज आएगा आपके सामने, और ये लास्ट पेज क्या है, पेमेंट वाला। यहाँ आपको गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट करके आपका बैच चालू हो जाएगा और आपको क्लासेस दिखने स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जाके कितने 7:56 हो चुकी हैं, 8 बजे ऑटोमेटिकली प्राइस चेंज हो जाएगा, 8:01 पे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, और 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आप एडमिशन ले पाएंगे 1001 रुपये में अगर लेना है। 12 बजे के बाद 1500 रुपये में मिलेगा। कल शाम तक आपके एडमिशन चालू रहेंगे, उसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। और ये लास्ट तरीका है। थैंक्स सर जी, थैंक यू की बात नहीं है सर, मैंने 1499 में लिया था। हाँ सही है, अपने कल परसों ले लिया होगा, 1499 का निकला था ऑफर जी। तो आप फटाफट से जाके अपना एडमिशन अभी के अभी ले लेना, 2 मिनट बचे हैं आपके पास, तो जाओ और आप ऐप डाउनलोड करो, तब तक आपके 8 बज ही जाएंगे। तो आप तुरंत जाके अपना एडमिशन ले लो इसमें, क्योंकि अब ये लास्ट तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जो 100% गारंटी से आपको सीटेट पास करा सके, इसलिए रिस्क मत लेना बिल्कुल भी। अच्छा, अगर आप स्ट्रेटजी भी जानना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रेटजी भी बता देता हूँ कि क्या तरीका है हमारा लास्ट 15 डेज का, या अगर आपके पास 10 दिन भी है ना, 10 दिन भी, तो भी आप सीटेट में पास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ क्या है। हम इस बैच के अंदर आपको करा रहे हैं सबसे पहले 7 मैराथन क्लासेस, जिसके अंदर आपको सारा कंटेंट कराएंगे। इसके अंदर 135 नंबर का कंटेंट होगा। कितना? 135 नंबर का कंटेंट होगा, और ये सारे सब्जेक्ट का होगा। आपके फर्स्ट पेपर के, सेकंड पेपर के सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाएंगे। 7 मैराथन क्लासेस में हम निचोड़ देने वाले हैं, यानी आपको जो है थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि पूरी थ्योरी का निचोड़ पढ़ाएंगे, एक एक लाइन पढ़ाएंगे आपको जो एग्जाम में फंसती है। जैसे कोई चैप्टर आपका 4-5 पेज का है तो 4-5 पेज नहीं पढ़ाएंगे आपको, उसमें से जो 3-4 लाइनें होती हैं काम की जो एग्जाम में फंसती है, वो 3-4 लाइनें पढ़ाएंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो इस तरह से हम इतने बड़े सिलेबस को इतना कर देंगे। और ये कैसे होगा? एक्सपीरियंस से। ये ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, हमने पिछले 8-10 सालों से यही काम कर रहे हैं आपको पढ़ाने का ही। तो 8-10 सालों की मेहनत से ये कंटेंट बना है, इतना निचोड़ वाला कंटेंट है कि इसके बाहर पेपर आज तक बनता ही नहीं है। पिछले साल का जो पेपर हुआ फरवरी वाला, अभी फरवरी 2026 में, उसमें एक एक क्वेश्चंस वही आया था, सेम टू सेम जो मैंने यहाँ पे आपको कराया था। 145 नंबर फंसाना अपने आप में रिकॉर्ड है, अभी तक पूरी दुनिया में कोई नहीं फंसा सकता। और 1,21,000 स्टूडेंट एक बार में पास कराना भी हमारा रिकॉर्ड है, जो कि अभी तक भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ऐसे टीचर अकेडमी का, गारंटी बैच का। तो ये आपको यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, सारा सिलेबस निपट जाएगा एक बारी में। उसके साथ साथ फिर आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा मैं सारी क्लासेस के। तो ये शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद इसमें 2 ही दिन लगेंगे केवल आपके। अच्छा देखो, मुझे एक चीज़ बताओ, जिन लोगों ने, सर मैंने 4500 में लिया था, कोई बात नहीं भाई, जिसने ले लिया उस समय पे ले लिया है ना, तो अब ऑफर मिल रहा है। खुशनुमा जी कह रही मैंने तो 4400 में लिया था। हाँ सभी ने, मुझे भी गारंटी बैच लेना है मरियम, बिल्कुल। तो आपको मैंने तरीका बता ही दिया है, जाके आप ले सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने अगर क्लासेस देखी हैं सीटेट गारंटी बैच में, तो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताओ, बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल जाएगा। जल्दी बताओ, गारंटी बैच में जो क्लासेस होती हैं अगर वो मज़ेदार एकदम मस्त वाली होती हैं तो रेड वाले दिल भेज दो कमेंट में। जिसने बैच में क्लास ली है एक बार रेड वाले कमेंट में दिल भेजो, देखते हैं कितने दिल आते हैं कमेंट में, तो उससे पता चलेगा कि कितनी मस्त क्लासेस आपकी होती हैं। अच्छा मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा था, देखो ये तो यहाँ से आपकी कवर हो जाएगा सारा कंटेंट, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एक मैराथन क्लासेस पेडागोजी की, जिसमें ट्रिक्स होंगी, केवल थ्योरी नहीं होंगी। मैं आपको पेडागोजी की ट्रिक्स की मैराथन कराऊंगा, इसके अंदर आपको 150 ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ। कितनी? 150 ट्रिक्स। और ये ट्रिक्स सीखने के बाद आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना इसमें से। देखो यहाँ पे रेड वाले दिल कितने अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छा क्लास होता है सर, बहुत अच्छी क्लास है बैच में, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। देखो इतने सारे दिल आ रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारे बच्चे खुश हैं, क्योंकि इन सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है और इनको क्लासेस में मज़ा आया। मज़ा आना नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि यहाँ जो हम गारंटी देते हैं ना,
ये बोल कर नहीं देते, लिखित में देते हैं। जब आप इस बैच में एडमिशन लेंगे ना, तो आपको लिखित में गारंटी मिलेगी कि आपको 100% सीटेट पास कराया जाएगा। और अगर आप फेल हो गए ना किसी भी कारण से, एक नंबर से भी, तो पूरी जिंदगी भर ऐसे टीचर एकेडमी के बैच आपके लिए फ्री हो जाते हैं। ये हम सेक्रीफाइस करते हैं अगर आप फेल हुए। क्यों? क्योंकि आप फेल होंगे ही नहीं। अभी तक एक भी स्टूडेंट इस बैच में फेल नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेटजी ही इतनी स्ट्रांग होती है और कंटेंट ऐसा कि जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता, इसलिए एक भी बच्चा यहाँ फेल नहीं होता। तो इसीलिए तो इतने सारे बच्चे देखो खुश हैं और बढ़िया पास भी हो रहे हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड सबसे बड़ा हमने बनाया। तो देखो यहाँ पे क्या था, ये जो आपने थ्योरी क्लास आपको मैं करा रहा हूँ, थ्योरी नहीं है बल्कि ये ट्रिक्स के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। यहां से आप 135 नंबर में से 65 नंबर याद रखेंगे, क्योंकि आपको याद नहीं करना, केवल आपको क्या करना है, केवल क्लासेस देख लेनी, देखते देखते चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद आपको ट्रिक्स के माध्यम से जितनी आपको 150 ट्रिक सिखाऊंगा मैं, इससे आपकी पेडागोजी सारी ही कंप्लीट खत्म हो जाएगी। एक भी प्रश्न इसमें गलत नहीं होना फिर आपका, क्योंकि मैंने पिछले बहुत सालों के एक्सपीरियंस से ये ट्रिक बनाई है और मैंने खुद अपने एग्जाम में भी ट्राई की है। एक भी ट्रिक खराब नहीं जाती, पूरी की पूरी लागू होती हैं और प्रश्न बहुत कम समय में सॉल्व होता है। एक एक शब्द से ही आंसर पता चल जाता है। मैंने खुद 7 बार सीटेट क्रैक किया, 3 बार सरकारी नौकरी भी ली है टीचर की, तो इतना अनुभव हो चुका है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। तो ये 8 घंटे की मैराथन रहेगी आपकी, और 8 घंटे में 80 नंबर पक्के हो जाएंगे। 80 नंबर कैसे? क्योंकि आपके 80 नंबर की पेडागोजी आती है सेकंड पेपर में, और फर्स्ट पेपर में तो 90 नंबर की पेडागोजी आती है, 30 नंबर की सीडीपी और बाकी 15-15 नंबर की पेडागोजी हर सब्जेक्ट में। तो टोटली मैं ये ऑल सब्जेक्ट के लिए आपको कराने वाला हूं, तो इसमें सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी खत्म हो जाएगी आपकी एक दिन में। यानी एक मैराथन क्लास और 80 नंबर आपके पक्के हैं। और ये कहने को नहीं है, ऐसा हुआ है पिछले साल। पिछले साल भी हमने ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी, 1,21,000 बच्चे पास हुए थे इस स्ट्रेटजी से। तो इस बार आप भी पास हो सकते हैं। अगर इन 80 नंबर की पेडागोजी में से आपने 2-4 नंबर गलत करके 70 भी सही कर दिए, तो भी आपके 135 नंबर बैठते हैं सीटेट में। लेकिन मैं फिर भी आपको गारंटी 125 की ही दे रहा हूं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, इसलिए केवल 125 की गारंटी देता हूं मैं आपको। तो इससे कम तो आपके आएंगे नहीं। फेल होने का तो सवाल ही नहीं है, फेल नहीं हो सकते आप, पास तो 100% हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको एक मैराथन क्लास कराऊंगा, जिसमें आपको 1000 पीवाईक्यूज सॉल्व करवाऊंगा। ये छठे हुए पीवाईक्यूज रहेंगे, यानी कि ये पिछले 15 सालों के 20,000 क्वेश्चंस में से छांट के निकाले हैं 1000। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो इनके आने की उम्मीद इस साल सबसे ज्यादा है। उसके बाद सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके 10 पेपर फर्स्ट पेपर के रहेंगे और 10 सेकंड पेपर के। इन्हीं 10 पेपर में से एक पेपर आपके एग्जाम में आपके टेबल पर रखा मिलेगा एग्जाम वाले दिन। यस, इन्हीं मॉडल क्वेश्चन पेपर में से पूरा पेपर बनता है, इसके बाहर नहीं बनता। पिछले साल भी इन्हीं में से छपा था, मैंने आपको मैच करके भी दिखाया था रिजल्ट के बाद। तो एक एक प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम छपा मिला था। तो ये मॉडल क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ये समझ लो कि आपने एग्जाम का पेपर ही पढ़ लिया। तो इन्हीं में से पेपर आ जाएगा। तो फिर जब पेपर आपको पहले ही पता चल रहा है कि कौन से क्वेश्चन आने हैं, तो कौन फेल कर सकता है आपको बताओ। और ये कहीं और मिलेंगे नहीं, ना किसी किताब में, ना इंटरनेट पे, ना यूट्यूब पे, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर मैं खुद ही बनाता हूँ अपने हाथों से। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि ये स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो कर ली, तो आप पास ही नहीं होंगे बल्कि बहुत ज़बरदस्त नंबर लेके आ सकते हैं। और अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर आप फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि हर साल 18-20 लाख बच्चे फेल ही होते हैं, क्योंकि गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इस बार दिमाग लगाओ, अब लास्ट अटेम्प्ट बचा है, कुछ ही दिन है, भटको मत ज़्यादा, थोड़ा ही अब दिन बचे हैं, इसलिए आप जो है अब सीटेट को 100% पास करो। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है, तो जाके फटाफट से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन का तरीका भी मैंने बता दिया, ऑफर भी बता दिया। ऑफर ये है आपका, थोड़ी देर के लिए है, केवल अभी अभी के लिए। आपको 6,000 रुपये वाला बैच पेपर 1 1,000 रुपये में मिल रहा है, पेपर 2 1,000 में, दोनों पेपर 1500 में, लेकिन कुछ ही देर के लिए। इतना बड़ा ऑफर दोबारा नहीं आएगा जीवन में, और कल के बाद आपको एडमिशन मिलेगा भी नहीं। कल आपका एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद एडमिशन नहीं मिलेंगे आपको कभी भी, अगले साल मिलेंगे फिर एडमिशन। ठीक है, तो कैसे एडमिशन लेना है आपको इसमें? इसमें एडमिशन लेने के लिए पहले ऐप डाउनलोड किया आप लोगों ने, सिंपल सा स्टेप है ये। एस टीचर अकेडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद साइन अप पे अपना नंबर डाला, व्हाट्सअप नंबर, और नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन जैसे ही होगा तो पहला पेज इस तरह से खुलेगा, और इस पे बहुत सारे बॉक्सेस बने होंगे, आपको क्लिक करना है 5.0 वाले पे। ठीक है, 5.0 वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैचेस खुल जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2 कॉम्बो, जो आपको लेना होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये आएगा नीचे बाय नाउ, बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद ये पट्टी आएगी, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही लास्ट पेज खुलेगा,
और लास्ट पेज पे आ जाएंगे पेमेंट के ऑप्शन, गूगल पे, फ़ोन पे, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ। वहाँ से आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करते ही आपका बैच चालू हो जाएगा। तो जाओ फटाफट से और अपना एडमिशन ले लो, क्योंकि ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ, क्लास ख़त्म है आपकी, क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। कल मिलेंगे, अब आपको क्लासेस कल मिलेंगी, है ना। बाकी समझदारी दिखाओ, देखो आप लोग समझदार हैं, कोई बच्चे तो है नहीं है, तो रिजल्ट आपको पता ही है हमारा, बस सब चीज़ें आपको पता है ना। अब कुछ लोग तो जलने वाले होते ही हैं, तो उनको जलने दो, आप अपना फ्यूचर बनाओ। चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक सभी को।